Hello students, myself Ashwini Sharma, and now let's start our new chapter. The name of the chapter is Breathing and Exchange of Gases. So this is lecture 1 for the chapter Breathing and Exchange of Gases. So students, breathing क्या होती है? Breathing is a process जिसमें हम gases का exchange करते हैं. We take oxygen and we exhale carbon dioxide. But student, breathing की भी अपनी 2 stages हैं. Number 1 stage is इंस्पायरेशन. इंस्पायरेशन माने जब हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, एक्सपायरेशन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. स्टूडेंट एक बात याद रखेंगे, ब्रीथिंग एक अपने आप में प्रोसेस का स्टेप है और उस प्रोसेस का नाम है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन क्या होती है बच्चों? जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन जब हमारे लंग्स के थ्रू सेल्स में जाती है तो वो ग्लूकोज को ब्रेक करती है और ग्लूकोज को ब्रेक करने से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. तो रेस्पिरेशन की एक रिक्वायरमेंट है. रेस्पिरेशन अगर होना है, एनर्जी बननी है, तो ऑक्सीजन चाहिए. तो ऑक्सीजन जिस माध्यम से जाती है, या रेस्पिरेशन में जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी जो जिस माध्यम से बाहर जाएगी, उसको क्या कहते हैं? ब्रीदिंग. तो यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है आपको कि रेस्पिरेशन का एक स्टेप है ब्रीदिंग. ब्रीदिंग अपने आप में कोई कंप्लीट प्रोसेस नहीं है. इट इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन. लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. Breathing is simply intake of fresh air and removal of fall air, that is carbon dioxide. और respiration क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है फूड की जिससे एनर्जी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है. तो रेस्पिरेशन एनर्जी बनाने में काम आता है और रेस्पिरेशन का एक स्टेप है ब्रीदिंग. नेक्स्ट, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है बच्चों, जबकि रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस. ब्रीदिंग में कोई एनर्जी नहीं बनती, रेस्पिरेशन में एनर्जी बनती है. और ब्रीदिंग जो दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, वो सेल के बाहर होता है, जबकि रेस्पिरेशन जो होती है वो सेल के अंदर होती है. तो याद रखेंगे, रेस्पिरेशन का एक स्टेप है ब्रीदिंग. अच्छा स्टूडेंट, जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की भी बात की जाए. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? वो ऑर्गन जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं. सो मैंने एक लिस्ट मेंटेन करी है कुछ ऑर्गेनिजम्स की कि उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या हैं. जैसे इन अवर केस हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या हैं? लंग्स. इन एम्फीबियंस, इन रेप्टाइल, सब में लंग्स होते हैं जो जमीन पे रहते हैं. जो पानी पे रहते हैं उनमें मेनली गिल्स होते हैं. ऐसे ही स्पंजेस, सिलेंट्रेट, प्लेटफॉर्म्स में उनकी बॉडी काम करती है रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह. अर्थवॉर्म में उनकी स्किन काम करती है. इंसेक्ट्स में जो उनका ट्रैकियल सिस्टम होता है वो हेल्प करता है. सो इस तरह से अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं. बट हायर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है, तो उनमें एक स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स रहते हैं. तो एक्वेटिक एनिमल्स उनको गिल्स कहेंगे और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में उनको क्या कहते हैं? लंग्स कहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट नाउ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे क्योंकि हमारी जो यूनिट है मेनली ह्यूमन फिजियोलॉजी पे बेस्ड है, तो हम ह्यूमन के सिस्टम्स की ही बात करेंगे. तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बच्चों क्या इंक्लूड करता है? ए पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स. नोज में जो 2 ओपनिंग्स होते हैं नॉस्ट्रिल्स कहेंगे, तो ये पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स. फिर ये नॉस्ट्रिल लीड करेंगे नेजल पैसेज से होते हुए फेरिंग्स में, और फेरिंग्स फिर लैरिंग्स में जाएगा. फिर लैरिंग्स लीड करेंगे ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई खुलेंगे ब्रोंक्यूल्स में. that finally terminate into balloon like structure that is called alveoli. ये सब चीजें स्टूडेंट हमने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी हैं. सो इस चैप्टर को समझना इतना मुश्किल नहीं रहेगा आपके लिए. इट इज इजी चैप्टर फॉर यू. सो क्या क्या सिस्टम के पार्ट्स बने स्टूडेंट? नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल जाएंगे फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स में, लैरिंग्स ब्रोंकाई, ब्रोंकाई फिर ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल लास्ट में खत्म होंगे इनटू बैलून लाइक स्ट्रक्चर दैट आर कॉल्ड एल्वेoli. और याद रखेंगे एल्वेoli जो हैं दे आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन lungs. So now students, नॉस्ट्रिल से है एंटर करेंगे हम नेजल चैम्बर में. नेजल चैम्बर जो होते हैं वो फेरिंग्स में खुलते हैं. और फेरिंग्स क्या बताया आपको? फेरिंग्स हम डाइजेशन में बात कर चुके हैं. फेरिंग्स एक ऐसी जगह होती है जहां पर एक रास्ता लंग्स की तरफ जा रहा है थ्रू बिंड पाइप, और एक रास्ता जा रहा है इनटू स्टमक थ्रू फूड पाइप. और बिंड पाइप की ओपनिंग जो स्टार्टिंग होती है जिसको हम लैरिंग्स भी कहते हैं, उसके ऊपर जो ओपनिंग होती है उसे क्या कहते हैं? ग्लॉटिस. और ग्लॉटिस पे एक कवर की बात कर चुके हैं हम पहले भी, दैट इज एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस क्या इंश्योर करता है कि जब भी हम खाना निकलेंगे तो खाना हमारा विंड पाइप में ना जाए. कहाँ जाए? ओनली एंड ओनली इनटू द फूड पाइप. तो ये सारी चीजें मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ दोबारा, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. एंड लैरिंग्स व्हाट इज कॉल्ड कॉमनली, इट इज वॉइस बॉक्स बिकॉज इट इज हेल्पिंग इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड. तो फिर लैरिंग से हम लीड करेंगे ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से फिर ब्रोंकाई. ब्रोंकाई की स्टूडेंट आगे बहुत सारी डिविजन्स हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई,
सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई। सपोज मैं यहाँ पर अगर एक डायग्राम बनाता हूँ, सपोज, तो दिस इज सपोज ट्रैकिया, ये ट्रैकिया मान लें। तो ट्रैकिया से फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रोंकाई डिवीजन हुआ ट्रैकिया का। सो ट्रैकिया से ये ब्रोंकाई निकले, इन्हें हम कहेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई। और प्राइमरी ब्रोंकाई अब राइट और लेफ्ट लंग में लीड करेंगे, फिर आगे डिवाइड करेंगे। प्राइमरी से आगे क्या बनेंगे फिर जो आगे डिवीजन होगी, मैं एक साइड की बना रहा हूँ सपोज, तो आगे जो डिवीजन बनेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, दैट इज सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर डिवाइड करेंगे, और आगे से आगे क्या होगा, इन ट्यूब्स की जो थिकनेस है वो कम होती चली जाएगी। जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ में मेन ब्रांच होती है, उससे साइड ब्रांचें निकलती है, उनकी थिकनेस कम रहती है। तो पहले ट्रैकिया, ये टी फॉर ट्रैकिया, मैं यहाँ टी लिख रहा हूँ, टी फॉर ट्रैकिया। फिर यहाँ पर ये मैंने मार्क किया, दिस इज पीबी। पीबी मीन्स दैट इज प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई से क्या निकले, सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई। तो ये टर्शियरी ब्रोंकाई आगे, मैं एक साइड की डायग्राम बना रहा हूँ एक ही लंग्स में। फिर टर्शियरी ब्रोंकाई से निकलेंगे स्टूडेंट ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियल और पतली पतली ट्यूब्स होती हैं जो टर्शियरी किससे निकलेंगी, टर्शियरी ब्रोंकाई से निकली। और टर्शियरी ब्रोंकाई से फिर फर्दर छोटे छोटे और डक्ट्स निकलते हैं, जिन्हें हम एल्व्यूलर डक्ट्स कहते हैं। Alveolar ducts फिर finally they will end into a balloon like structure, and these balloon like structures, in balloon like structure क्या कहेंगे हम, these balloon like structures are called alveoli। तो याद रखेंगे, ट्रैकिया डिवाइड करा प्राइमरी ब्रोंकाई में, प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शियरी ब्रोंकाई इनटू ब्रोंकियोल्स। फिर ब्रोंकियोल्स एक और एल्व्यूलर डक्ट्स याद रखेंगे। फिर एल्व्यूलर डक्ट्स फाइनली किसमें खुलेंगे जाके, दैट इज इनटू बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम क्या कहते हैं, एल्ब्यूलाई। सो एल्ब्यूलाई आर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ह्यूमन लंग्स। स्टूडेंट्स 10th में हमने पढ़ा था कि जो ट्रैकिया होता है और स्टार्टिंग का पार्ट है लंग्स का, उसमें कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं सी शेप्ड। इनका काम क्या होता है, ब्रीदिंग के दौरान ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं, क्योंकि ट्रैकिया की जो वॉल्स होते हैं बहुत ही थिन होती हैं। सो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग जो सी शेप होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं ट्रैकिया को कोलैप्स करने में इन द एब्सेंस ऑफ एयर। सो फाइनली हम कहां पहुंच जाते हैं, एल्ब्यूलाई में पहुंच जाते हैं। सो ट्रैकिया के बाद ये ब्रोंकाई से लेके एल्ब्यूलाई तक का एरिया, ये लंग्स के अंदर का एरिया है। तो लंग्स के अंदर यही सब कुछ होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई से लेके एल्ब्यूलाई तक। अब स्टूडेंट अगर लंग्स की बात करें तो देयर आर टू लंग्स, दैट इज राइट एंड लेफ्ट लंग। दिस इज लेफ्ट वन एंड दिस इज राइट वन। राइट लंग जो होता है वो कंपैरेटिवली लेफ्ट लंग से थोड़ा बड़ा रहता है, और राइट लंग में 3 लोब्स हैं, दैट इज सुपीरियर लोब, सबसे ऊपर वाला लोब, अपर लोब भी कहते हैं इसे, बीच वाला लोब दैट इज मिडिल लोब, और इंफीरियर लोब, लोअर लोब। और सुपीरियर लोब और मिडिल लोब को जो सेपरेशन अलग करती है उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर। इसी तरह से जो मिडिल लोब और इंफीरियर लोब को अलग करेगी दैट इज ऑब्लिक फिशर। ऐसे ही लेफ्ट लोब में देख लें, लेफ्ट लोब में 2 ही लोब होते हैं, एक सुपीरियर और एक इंफीरियर, और उनके बीच में जो सेपरेशन रहती है उसे क्या कहेंगे, ऑब्लिक फिशर। तो याद रखेंगे, राइट लंग is divided into 3 lobes, superior, middle and inferior. Left lung is divided into 2 lobes, that is only superior and inferior। और लेफ्ट लंग की बात करें स्टूडेंट, एक ग्रुप रहता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जो मैं एरिया मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर हार्ट भी प्रेजेंट होता है, यहाँ ठीक यहाँ पर। तो इस एरिया में हार्ट को अकोमोडेट करने के लिए ये जो हिस्सा है लेफ्ट लंग का, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है ऐसे, दिस इज कॉल्ड कार्डियक नोच, बिकॉज यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट रहेगा। तो हार्ट को जगह देने के लिए थोड़ा सा जो अंदर की तरफ झुकाव है, इसे कार्डियक नोच कहते हैं। और ये जो कोने पे एक डिप्रेशन है, ग्रुप्स है बाहर की तरफ निकल, इसे कहते हैं लिंग्यूला। सो यहाँ से क्या याद रखना है कि 2 लंग्स हैं, और दोनों लंग्स में राइट लंग के 3 लोब्स हैं, लेफ्ट लंग के 2 लोब हैं। राइट लंग कंपैरेटिवली साइज में बड़ा होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग, बिकॉज लेफ्ट लंग में थोड़ा सा इनर साइड की तरफ मुड़ा हुआ है, तो उससे उसकी जो साइज है वो कम हो जाती है। क्यों मुड़ा हुआ है, सो दैट इट कैन अकोमोडेट हार्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट the main parts of human respiratory system and how they enter into the lungs। लंग्स को समझने के लिए स्टूडेंट्स एक और डायग्राम मैंने यहाँ पर लिया है। तो लंग्स में देखें तो ये ट्रैकिया, आगे ट्रैकिया से ठीक अंदर जैसे लंग्स में एंटर करें, दीज आर प्राइमरी ब्रोंकाई। यहाँ प्राइमरी ब्रोंकाई आगे, दिस लेफ्ट ब्रोंकाई एंड दिस राइट ब्रोंकाई, ये प्राइमरी ब्रोंकाई है बेसिकली। मैं यहाँ पर मार्क भी कर देता हूँ,
प्राइमरी को मैं यहाँ पर 1 डिग्री से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। केमिस्ट्री में हम जनरली ये लैंग्वेज यूज करते हैं 1 डिग्री। सो 1 डिग्री मीन्स प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई से आगे सेकेंडरी ब्रोंकाई बने, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्शियरी ब्रोंकाई, एंड देन टर्शियरी ब्रोंकाई फिर ब्रोंकियोल्स में खत्म हुआ। ब्रोंकियोल से यहाँ एल्वियोलर डक्ट्स नहीं दिखा रखे हैं, वैसे ब्रोंकियोल से आगे एल्वियोलर डक्ट्स भी निकलते हैं, और फाइनली फिर वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स में खत्म होते हैं, दैट इज एल्वियोलाई। और मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं एक ह्यूमन लंग के अंदर। अब कवरिंग की बात कर ली जाए स्टूडेंट, जो ह्यूमन लंग्स होते हैं वो एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर होते हैं, इसे कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन और प्लूरा। प्लूरल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो डबल मेम्ब्रेनस होती है, मतलब दो तहें होती हैं उसमें, एंड इन बिटवीन दैट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर देयर इज फ्लूइड, उसके अंदर एक फ्लूइड रहता है, एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड। क्या कहा मैंने, कवरिंग जो होती है लंग्स की वो डबल मेम्ब्रेनस होती है, उसके बीच में एक फ्लूइड होता है, दैट इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो उनके चांसेस रहते हैं कि उनकी जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है वापस में क्या करेंगी, बार बार अब करेंगी, तो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ताकि लंग्स की लाइफ को इंक्रीज किया जा सके, एक फ्लूइड रहता है, एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड। और यहाँ पर भी डायग्राम में देखें तो राइट लंग में 3 लोब नजर आ रहे हैं, जबकि लेफ्ट लंग में कितने लोब नजर आ रहे हैं, दैट इज ओनली 2 lobes. So this is all about the structure of human lungs. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर ब्रांचिंग नेटवर्क की बात करें, दैट इज ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोली, तो कलेक्टिवली ये क्या बनाते हैं, दैट इज लंग्स बनाते हैं। मैंने पहले भी कहा था ब्रोंकाई से लेकर एल्वियोलाई तक का जो एरिया है वो लंग्स के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, 2 lungs आर कवर्ड विद डबल लेयर मेम्ब्रेन, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज प्लूरा, और इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, दैट इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड। काम क्या होता है इसका, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज कंडक्टिव पार्ट एंड सेकंड इज एक्सचेंज पार्ट। एक्सचेंज पार्ट वो वाला हिस्सा होता है जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होना है, तो ये बेसिकली एल्वियोलाई है। कंडक्टिव पार्ट वो रास्ता होता है जिसके थ्रू गैसेस बेसिकली साइट ऑफ एक्सचेंज तक पहुंचती हैं। तो कंडक्टिव पार्ट क्या लिखा है, इट इंक्लूड नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ये सब क्या कर रहे हैं, लंग्स तक पहुंचा रहे हैं ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से लेके आ रहे हैं। सो दीज आर कंडक्टिव पार्ट, जहां पर एक्सचेंज हो रहे हैं मेनली, दैट इज एल्वियोलाई। और कंडक्टिव पार्ट के यहाँ फंक्शन भी लिखे हैं स्टूडेंट। कंडक्टिव पार्ट के फंक्शन क्या होते हैं, तो ट्रांसपोर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर को टू एल्वियोलाई, और दूसरा रिमूविंग फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम एयर। फॉरेन पार्टिकल्स में अगर कोई आ जाते हैं, एयर में फॉरेन पार्टिकल आ जाते हैं तो उनको रिमूव भी करते हैं, ह्यूमिडिफाई भी करते हैं। अंदर जैसे ही एयर जाएगी तो उसका जो टेम्परेचर है वो बाहर की एयर से डिफरेंट है, तो उसे ह्यूमिडिफाई करने का काम भी कौन करते हैं, दैट इज ये कंडक्टिव पार्ट करते हैं, एंड आल्सो ब्रिंगिंग इट टू बॉडी टेम्परेचर, इसको बॉडी टेम्परेचर पे लेके आते हैं। सो ये सारे काम किसके हैं, कंडक्टिव पार्ट्स के हैं। एक्सचेंज पार्ट का काम क्या होता है, ओनली एंड ओनली डिफ्यूजन, दैट इज एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो नॉस्ट्रिल से लेके ट्रैकिया तक ये कंडक्टिव पार्ट्स हैं, और फिर वहां ब्रोंकाई से शुरू है, जो लंग्स के अंदर का जो शुरू हो गया एरिया, स्पेशली एल्वियोलाई, दैट बेसिकली मेक एक्सचेंज पार्ट्स। और एक्सचेंज पार्ट का काम क्या होता है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट स्टूडेंट, जैसे मैं पहले कह चुका हूं दैट ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। एक बार रेस्पिरेशन के स्टेप समझ लेते हैं। फर्स्ट, ब्रीदिंग इन विच ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेरिक एयर इज डिफ्यूज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर एयर इज डिफ्यूज्ड आउट। पहले में क्या होता है, ब्रीदिंग होती है जिसमें ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। सेकंड, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस स्टूडेंट अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन, जब ऑक्सीजन पहुंच जाएगा एल्वियोलाई के अंदर तो फाइनली देयर इज अ डिफ्यूजन ऑफ दैट गैसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। नेक्स्ट स्टूडेंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, जब ऑक्सीजन फाइनली एक्सचेंज हो जाएगा और ब्लड में चला जाएगा तो दैट blood will carry that oxygen to various parts of the body, that is transportation of gases. और finally student, diffusion of oxygen and carbon dioxide between blood and tissues. जब सेल्स के लेवल पे पहुंचेगा ब्लड, तो ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यूज में जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड में आएगी, तो ये डिफ्यूजन होता है एट द लेवल ऑफ टिश्यूज। देन स्टूडेंट, ऑक्सीजन जब पहुंच गया सेल के अंदर, देन इट इज फाइनली यूटिलाइज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। पहले ब्रीथिंग होता है, फिर अंदर ऑक्सीजन पहुंचती है, ऑक्सीजन फिर फाइनली ब्लड के थ्रू टिश्यूज तक पहुंचती है, टिश्यूज में जाके क्या होता है, देयर इज यूटिलाइजेशन ऑफ दैट ऑक्सीजन टू फॉर्म द एनर्जी एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो होता है 2 स्टेप इन्वॉल्व करता है, पहले बात कर चुके हैं, दैट इज इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एयर इज मूव एंटर इनटू द बॉडी,
और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन क्या होता है, दैट एल्वियुलर एयर, जो एल्विलाई के अंदर एयर है, दैट विल गेट रिलीज्ड आउट। किसकी बात कर रहे हैं, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड की। एंड मूवमेंट ऑफ एयर स्टूडेंट इन एंड आउट टेक्स प्लेस ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट के कारण ही ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से अंदर लंग्स में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से बाहर आती है। अगर प्रेशर का डिफरेंस नहीं होगा, तो अगर मान लो दोनों तरफ प्रेशर बराबर है, लंग्स के अंदर भी और बाहर भी, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर बाहर नहीं आ पाएगी। तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन को अगर अंदर जाना है, तो एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है उसका प्रेशर कंपैरेटिवली ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स। तो प्रेशर ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस इन बिटवीन द pressure of the gases. So let's discuss now further mechanism of breathing. So let's start mechanism, student. Inspiration occurs when pressure inside the lungs is less. ये ऑक्सीजन के विद रिस्पेक्ट बात हो रही है। ऑक्सीजन अब अगर अंदर जानी है तो अंदर लंग्स के प्रेशर कम होना चाहिए, बिकॉज एटमॉस्फेयर से फाइनली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैसेज ने आना है। और एक्सपायरेशन के केस में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर लंग्स में क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, देन ओनली इट विल कम आउट। नेक्स्ट, जो फोर्सेज होती हैं, जो मसल्स होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट, दैट इज डायफ्राम। डायफ्राम एंड external and internal intercostal muscles between the ribs help in developing pressure gradient due to change in volume. तो जो मसल्स रहती हैं कुछ, उनमें मेन है डायफ्राम एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। डायफ्राम मसल तो हम पता है चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं लंग्स, तो चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी जिसमें स्टमक प्रेजेंट होता है, दोनों को जो अलग करती है मस्कुलर प्लेट, उसको क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। एक्सटर्नल और इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती हैं, जो रिब्स के अंदर धसी हुई होती हैं। तो ये बेसिकली क्या करती हैं, ये प्ले करती हैं रोल टू डेवलप दिस प्रेशर ग्रेडियंट बाय चेंज इन वॉल्यूम। सो जरा देखते हैं यहाँ पर, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल intercostal muscles lift the rings and sternum, causing an increase in volume of the thoracic cavity that result in decrease in pressure than the atmospheric pressure, and this causes inspiration. So क्या बताया यहाँ पर, जो डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं स्टूडेंट, ये कॉन्टैक्ट जब करती हैं तो इससे जो हमारी थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। उसका वॉल्यूम बढ़ने से क्या होता है, लंग्स फैल जाते हैं, और लंग्स जब फैल जाते हैं तो क्या होता है, अल्टीमेटली प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, और प्रेशर जब कम हो जाता है तो ऑक्सीजन विल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर, और इस तरह से ऑक्सीजन अंदर आना शुरू हो जाती है। अब एक्सपायरेशन की बात करें तो उस समय क्या होता है स्टूडेंट, देयर इज रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स। रिलैक्सेशन हो जाएगी तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम होने से क्या होता है, जो प्रेशर होता है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड वो बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड विल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और इस तरह से एक्सपायरेशन प्रोसीड करता है। जरा डायग्राम समझते हैं यहाँ पर। अब यहाँ देखें, ये दिस इज डायफ्राम और ये हमारा इधर इंटरकॉस्टल मसल प्रेजेंट होते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने से लंग्स फैल जाते हैं, उससे ताजी हवा अंदर आना शुरू हो जाती है। एक्सपायरेशन के केस में क्या होता है, ये दोबारा रिलैक्स हो जाती है तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है। कम होने से क्या होता है, फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टार्ट टू मूव आउट फ्रॉम द लंग्स। तो इस तरह से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में इन मसल्स का रोल याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, कौन सी मसल रोल प्ले करती हैं, डायफ्राम एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। क्या होते हैं, इंस्पायरेशन के समय ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स फैलेंगे, लंग्स फैलेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर की तरफ आएगी। और एक्सपायरेशन में क्या होता है, जब ये रिलैक्स करती है थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम, थोरेसिक कैविटी वो जगह जहां पर लंग्स प्रेजेंट है वो कम हो जाता है, उससे लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करने से प्रेशर बढ़ जाता है, और बढ़े हुए प्रेशर से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव आउट फ्रॉम द लंग्स। नेक्स्ट स्टूडेंट, लास्ट लाइन लिखिए, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीथिंग मूवमेंट्स is estimated by an instrument that is spirometer for clinical assessment of pulmonary functions। हमारे जो लंग्स हैं वो किस तरह से प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको प्रॉपर एस्टिमेशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है दैट इज स्पायरोमीटर। सो क्या है, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीथिंग मूवमेंट्स इज एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर फॉर क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी। पल्मोनरी टर्म जो आती है वो लंग्स के लिए यूज की जाती है। अगर पल्मोनरी फंक्शंस की बात करो, मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ lungs. So student, this is all about the mechanism of breathing. With this student, our this video lecture is also completed. In our next video lecture, we will meet with the new topics. Till there, take care. Thanks.